तो बुक रीडिंग के क्रम में हम फिर स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो 7वां टर्म है वो है हार्वेस्टिंग इंडेक्स की बात कर रहा है। तो हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या है? आप देखोगे हार्वेस्टिंग इंडेक्स है क्या? एक सिंपल सा रेशियो है इकोनॉमिक यील्ड का और बायोलॉजिकल यील्ड का। इकोनॉमिक यील्ड क्या होता है? आपका ग्रेन होता है, और बायोलॉजिकल यील्ड में आपका ग्रेन प्लस एक्स्ट्रा दोनों होता है। तो वो जो रेशियो आता है उसको जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज में आपका हार्वेस्टिंग इंडेक्स आ जाएगा। एंड एक्चुअली है क्या, आप देख रहे हो, इसको कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस भी बोलते हैं। The coefficient utilization or assimilation of carbon dioxide in the form of photosynthesis is expressed in the term of harvest index। आपने जैसे फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो फोटोसिंथेट्स जो है, जो आपका सोर्स है, लीफ को बोलते हैं सोर्स, इसके द्वारा ये फिर जो ग्रेन का कितना फॉर्मेशन होता है जो हमारा इकोनॉमिक पार्ट है, तो जो बायोलॉजिकल यील्ड में दोनों आ गए, आपका ग्रेन भी आ रहा है, एक्स्ट्रा भी आ रहा है। तो जो हमारा इकोनॉमिकल पार्ट है उसके रेशियो को जब हम कंपेयर करते हैं बायोलॉजिकल यील्ड से, तो ये आपको बोलते हैं हार्वेस्टिंग इंडेक्स। तो यहाँ पर कुछ फार्मूलाज दिए, जैसे बायोलॉजिकल यील्ड है आपका, मान लीजिए, और आपको ये के जो है हार्वेस्टिंग इंडेक्स या कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस भी बोल सकते हैं। तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इकोनॉमिक यील्ड आ जाएगा। एंड वेयर k is the constant and expressed as a coefficient of effectiveness और हार्वेस्ट इंडेक्स। अब जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं राइस का, आपको राइस का बायोलॉजिकल यील्ड पता है, और आपको इसका एक कोफिशिएंट जो पता है, जैसे हार्वेस्टिंग इंडेक्स को पता है ना, कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस, इसको कोफिशिएंट अगर पता है तो उसके बायोलॉजिकल यील्ड में आप उस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे मान लीजिए अज्यूम करता हूँ 0.4 है, तो ये आपका पता चल जाएगा कितना इकोनॉमिकल यील्ड है। तो ये कुछ इसके रिलेशनशिप हैं जो आपस में होते हैं, जिसकी वजह से हम एक एस्टिमेट कर लेते हैं कुछ वैल्यूज़ को। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस की बात कर रहा है। तो मैंने बोला था ना, पहला जो मैंने बताया था आपको लगभग में वही सेम है। कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस सिंक और सोर्स का रेशियो। सिंक में आपका जैसे आ गया ना, आपका ग्रेन, ग्रेन क्या है आपका? सिंक है। और सोर्स क्या है आपका? लीफ, और ये भी कह सकते हो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, जहां पे आपकी फोटोसिंथेसिस होती है, और वो ट्रांसलोकेट करके कहाँ जाता है आपका? सिंक में। तो यहाँ पर दिया भी है सोर्स ए पार्ट ऑफ प्लांट वेयर फोटोसिंथेसिस अकर, जनरली उसको लीव्स को बोलते हैं। और सिंक क्या है? वेयर द फोटोसिंथेसिस एक्यूमुलेटेड, मीन्स एक्यूमुलेट करता है, जनरली ग्रेन इज द सिंक। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे आपका स्टेम इन पोटैटो जो कि ग्रीन होता है वो भी फोटोसिंथेसिस का काम करता है। और रूट्स इन शुगर बीट जो होता है उसमें है। लीव्स इन पालक, क्योंकि पालक हमारा जो ग्रीन पार्ट होता है वही हमारा इकोनॉमिकल पार्ट भी होता है। जो स्टेम्स, क्योंकि पोटैटो क्या है? स्टेम है, तो वही हमारा क्या है? इकोनॉमिकल भी पार्ट है। रूट्स जो होता है शुगर के बीट, वही हमारा इकोनॉमिकल पार्ट है, और वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस होती है। तो कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सिंक और सोर्स के रेशियो को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस बोलते हैं। और ये एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी भी क्रॉप की लगभग में। उसके बाद सोरगम सिकनेस की बात कर रहा है। ये सोरगम सिकनेस क्या है? जैसे सॉइल में सोरगम सिकनेस डेवलप होती है कैसे? द स्टेबल ऑफ सोरगम जो है टेक लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज ड्यू टू, क्यों? वाइडर सीएन रेशियो उसमें होता है। एंड हेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आप देखो सॉइल गेट्स ब्लॉक्ड एंड टेम्पोरली क्या करता है? इमोबिलाइज कर देता है नाइट्रोजन को, अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप बाय शोइंग अर्ली नाइट्रोजन डिफिशियंसी सिम्टम ड्यू टू वाइडर सीएन रेशियो ऑफ सोरगम रेजिड्यू। आप जैसे अगर कोई क्रॉप्स, ये फील्ड है और इस फील्ड में आपने सोरगम ले रखा है, तो अगर इसका रेजिड्यू इस क्रॉप्स में है तो इसके जो स्टेबल्स होते हैं जो खेत में पड़े रहेंगे, उनका जो सीएन रेशियो जो होता है, कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो काफ़ी क्या होता है? वाइडर होता है। तो जिसके वजह से, वाइडर होने की वजह से क्या है, आप देखोगे इनका डिकम्पोजिशन जो होगा बहुत स्लो होता है। तो जो नाइट्रोजन फील्ड में अवेलेबल होते हैं वो यूज हो जाते हैं किसके लिए?
आपको इसको डिकम्पोज करने के लिए जो स्टबल्स हैं इनको डिकम्पोज करने में, तो जो आप सक्सीडिंग क्रॉप, जो सोरगम के बाद की क्रॉप आप लोगे, मान लो कोई क्रॉप ले रहे हो आप, बी क्रॉप है कोई आप ले रहे हो सोरगम के बाद, तो ये जो बी क्रॉप है अर्ली स्टेज जब इसमें ग्रो करोगे, जब इसमें ग्रो होगी तो देखोगे कि ये नाइट्रोजन की, इसके लीव्स जो हैं नाइट्रोजन की डिफिशियंसी शो करेंगे। तो क्या जो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो ये हैपन होता है इसको बोलते हैं सोरगम सिकनेस। और उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करना हो, इसलिए कभी भी जब हम सोरगम सिकनेस सिम्टम्स हो, जैसे सोरगम स्क्रॉप आपने ले रखा है, सो इन दैट केस वी हैव टू रिड्यूस दिस थ्रू द 25% मोर नाइट्रोजन इज अप्लाइड। जो आप नेक्स्ट क्रॉप बी ले रहे हो, बी क्रॉप ले रहे हो, उसमें 25% मोर नाइट्रोजन इज अप्लाइड एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट फर्टिलाइजर डोज ऑफ द सक्सीडिंग क्रॉप। जो आप मान लीजिए 100 kg आपको अप्लाई करना था, तो आपको 125 kg आपको 25 kg आपको अप्लाई करना चाहिए एज पर द मिटिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ सोरगम सिकनेस। तो ये होता है सोरगम सिकनेस, और कैसे इसको मिनिमाइज कर सकते हो, और होता क्यों है, बिकॉज ऑफ द वाइट सी एन रेशियो। ठीक है, उसका डिकम्पोजिशन होगा और स्लो होता है। अब यूनिट 2 है जो इस बुक का है, जैसे बात कर रहा है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो इट मीन्स दैट कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इंटायरली अंडर रेन फेड कंडीशन, मीन्स रेन पे ही टोटली डिपेंड होता है, रेन पे। और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंदर आप देखोगे दो और तरह के, जैसे इसको क्लासिफाई किया है ड्राई फार्मिंग, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन एरिया वेयर द एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 750। अगर 750 से कम रेनफॉल हो रहा है तो उसको ड्राई फार्मिंग बोलते हैं। और इसके कुछ क्या है कैरेक्टर्स हैं, जैसे क्रॉप फेल्यूर होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड इज द मोस्ट कॉमन। आप देखोगे जब रेनफॉल ऑलरेडी बोला मैंने कम है, तो जो आपने जब यहाँ पर सोइंग किया तो इस बीच में कहीं ड्राई स्पेल आ जाएगा, क्योंकि रेनफॉल जो होती है कम होती है। तो ये बहुत ही कॉमन है। और ड्राई फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिड रीजन विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। मैक्सिमम आप देखोगे एरिड रीजन में इसको प्रैक्टिस किया जाता है, कैसे, विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, लाइक मल्चिंग कर दो। और अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम जो है कि सजेस्ट किया जाता है ऐसे रीजन में, कि मान लीजिए कोई क्रॉप ऐसा नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर क्रॉप पर ही स्टिक रहना है, अगर आपको कोई बी ऑप्शन मिलता है तो आप उसको यूज करो, मीन्स अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम के लिए रेडी हो, बी सी कोई ऑप्शन है तो उसको यूज कर लो। उसके बाद बी है ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग का मतलब ये हुआ आपका कल्टीवेशन क्रॉप्स इन एरियाज वेयर द एनुअल रेनफॉल मोर देन 750 बट लेस देन 1150 mm, दैट इज कॉल्ड ड्राई लैंड फार्मिंग। ये ड्राई लैंड फार्मिंग है, ना कि आप लोग कंफ्यूज होइएगा ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, क्योंकि ये ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंडर में आता है, ड्राई लैंड फार्मिंग। और यहाँ पर सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन मीन्स इज द की फॉर द ड्राई लैंड फार्मिंग प्रोसेस प्रैक्टिस इन सेमी एरिड रीजन। ये एक्चुअली जो प्रैक्टिस किया जाता है कहाँ पर, सेमी एरिड रीजन में प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, और ड्रेनेज फैसिलिटी रिक्वायर्ड है, कैसे, किस सॉइल के लिए, ब्लैक सॉइल के लिए। आप देख रहे हो ना 750 से 1150 mm की करीबन रेनफॉल है, तो मीन्स रेनफॉल अच्छी होती है। और ब्लैक सॉइल जो होते हैं इसमें क्या है, इनफिल्ट्रेशन जो है स्लो होता है, इसलिए ऐसे सॉइल के लिए आपको ड्रेनेज की फैसिलिटी रखनी है, नहीं तो जो वाटर की क्या हो जाएगी, वाटर लॉगिंग हो जाएगी, और ये भी कह सकते हो कि रन ऑफ जनरेट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड सी है रेनफेड फार्मिंग। रेनफेड अगर जहाँ की बात कर दिया, रेनफेड फार्मिंग की बात कर दिया, इसका मतलब वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, मोर देन 1150 mm, एंड दैट इज कॉल्ड रेनफेड फार्मिंग। और उस रीजन को ह्यूमिड रीजन बोलते हैं, क्योंकि जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगी वहाँ ह्यूमिडिटी क्या होती है, वो आपका ज़्यादा होगा। और यहाँ पर कुछ इसने कंपेरिजन किया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राई लैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। ठीक, तो रेनफॉल आप देखोगे यहाँ पर 800 mm से लेस होता है, इसमें ज़्यादा होता है। और मॉइस्चर अवेलेबल टू क्रॉप, इसमें देखोगे शॉर्टेज होगा, क्योंकि पोटेंशियल इवापोर ट्रांसपायरेशन जो होगा और ज़्यादा होगा किससे, प्रेसिपिटेशन से। मतलब रेनफॉल से ज़्यादा होता है ये आपका पोटेंशियल इवापोर ट्रांसपायरेशन। और यहाँ पर देखोगे यहाँ इनफ होता है, क्यों, क्योंकि पीईटी पोटेंशियल इवापोर ट्रांसपायरेशन जो है
जो इवापो ट्रांसपायरेशन है वो आपका यहाँ लेस है, किससे? रेनफॉल, जो आपका प्रेसिपिटेशन होता है। तो इसलिए यहाँ पर देख रहे हो कि ये इनफ है। ग्रोइंग सीजन क्या है आपका? लेस देन 200 डेज होगा, यहाँ 200 डेज से ज़्यादा होता है। इसलिए आप देखोगे कि यहाँ पर जो क्रॉपिंग सिस्टम है ये डबल और इंटर क्रॉपिंग को प्रमोट करता है, बिकॉज जो नंबर ऑफ जो ग्रोइंग सीजन है वो ज़्यादा है, क्योंकि मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी यहाँ पर पानी की ज़्यादा है। और यहाँ पर देखोगे सिंगल और मिक्स्ड क्रॉपिंग पर ही ये डिपेंड होता है, ठीक है। और ग्रोइंग रीजन क्या है? एरिड, सब ह्यूमिड आते हैं इसमें, ह्यूमिड और सब ह्यूमिड आते हैं, याद रखिएगा। इसके कॉन्स्ट्रेंट की बात करें तो इसमें मेनली विंड इरोजन होगा, और सम टाइम अगर कभी कभी अचानक रेनफॉल ज़्यादा हो गई एक पीरियड में ही, कभी कभी क्या होता है कि रेनफॉल कुछ दिन में ही, शॉर्ट स्पेन में ही ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में आपका वाटर इरोजन होगा। लेकिन रेन फेड फार्मिंग में मेनली आपका क्या होगा? वाटर इरोजन होगा, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा है। तो ये सब थे कुछ, मैंने यहाँ पर ट्राई किया आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग रहा होगा, बनाने की कोशिश किया। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप हमें मेरे टेलीग्राम एग्री बाई डॉक्टर विपिन कुमार, आप वहाँ पर भी, और मेरे जो फेसबुक पेज है डॉक्टर विपिन कुमार, उस पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो।